पहली छठ पूजा। अनामिका की नई नई शादी हुई थी। उसके पिता करोड़पति थे और उन्होंने उसके लिए भी करोड़पति घर के लड़के का ही रिश्ता देखा था। अब अनामिका शादी करके अपने ससुराल जाती है तो वहाँ सब कुछ उसके मन मुताबिक था। अमीर घर, नौकर चाकर, और उसका पति राहुल भी उसे बहुत प्यार किया करता था। उसकी सास बड़े प्यार से उसका स्वागत घर में करते हुए कहती है, आओ आओ अनामिका बहू, अब से ये घर तुम्हारा ही है, तुम्हें शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना ओपन माइंडेड और प्यार करने वाला ससुराल मिला है। तो आरती बहन को भी कितनी अमीर घर की इकलौती बेटी मिली है, बिल्कुल खानदानी रिश्ता है ये। अब अनामिका अपने घर में जाती है। सब कुछ उसके हिसाब से होता है। उसे घर का कोई काम नहीं करना होता था, सारा काम नौकर करते थे और आरती उसकी सारी खुशियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा करती थी। ऐसे ही एक दिन आरती अनामिका के कमरे में आकर उससे कहती है, अनामिका बहू जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हमें शॉपिंग के लिए जाना है और आने में भी बहुत देर हो जाएगी, तो तैयार होने में ज्यादा समय मत लगाना। माँ जी, अभी कुछ दिनों पहले तो मेरी शादी हुई है और हमने बहुत सारी शॉपिंग की है, फिर और शॉपिंग करने की क्या जरूरत है। बहू, छठ का त्योहार आने वाला है, इसलिए जरूरत का सामान लेकर आना है, मिठाइयाँ लेकर आनी है, फल लेकर आने हैं, तुम्हारे पहनने के लिए नई साड़ी लेकर आनी है और सूप वो भी तो लेकर आना है ना। माँ जी, पर ये सारे काम तो नौकर भी कर सकते हैं, फिर हमें ये सब कुछ काम करने के लिए जाने की क्या जरूरत है। बहू, हमारे यहाँ इस त्योहार को दिवाली से भी ज्यादा अहमियत दी जाती है, इसलिए हमारे खानदान में इस त्योहार की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी तैयारी परिवार वाले करते हैं, न कि नौकर। और अब तुम इस बड़े बंगले की बहू रानी हो और ये तुम्हारी पहली छठ पूजा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम सारी प्रथाएं और रस्में अच्छे से समझ लो, ताकि आगे जाकर भी तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो। अब बड़े बंगले की बहू रानी की पहली छठ पूजा थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। अनामिका भी अच्छे से तैयार होकर आरती के साथ शॉपिंग करने जाती है। आरती वैसे तो करोड़पति थी, लेकिन हर चीज पर बहुत मोल भाव करके खरीदती है और अच्छे से अच्छा सामान लेती है। उसे ये सब कुछ करते देखकर अनामिका अपने मन में कहती है, माँ जी तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं, लगता है उन्हें छठ पूजा से कुछ ज्यादा ही लगाव है। अब अनामिका और आरती जब गाड़ी से वापस आ रहे होते हैं तो अनामिका आरती से पूछती है, माँ जी मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं अनामिका बहू, तुम मेरे लिए मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हें मुझसे जो भी पूछना है तुम बिना झिझक के पूछ सकती हो। हमारे यहाँ भी छठ का पर्व मनाया जाता है, लेकिन हम लोग इतने ज्यादा उत्साहित नहीं होते जितने आप हो, तो आप मुझे बताएंगी कि आपको छठ के त्योहार की इतनी ज्यादा खुशी क्यों है। जब मेरी शादी हुई थी और मैं इस घर में आई थी तो 7 साल तक मेरे कोई बच्चा नहीं था। उसके बाद मुझे मेरी पड़ोसन ने छठ का पर्व करने के लिए कहा और जैसे ही मैंने ये मन्नत मांगी कि मैं छठ का पर्व रखूंगी, अगर मेरी संतान हो गई तो उसके 6 महीने के अंदर ही राहुल मेरे गर्भ में था। तब से मैं छठ मैया का व्रत पूरी श्रद्धा से रखती हूँ बेटा। अनामिका ये सुनती है तो उसकी भी श्रद्धा छठ मैया के लिए जाग जाती है। अब बड़े बंगले की बहू रानी की पहली छठ पूजा थी, इसलिए अनामिका भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। अगले दिन छठी मैया का त्योहार था, इसलिए अनामिका पूरे घर में अच्छे से लाइट्स लगा देती है और पूरे घर की अच्छे से सफाई करती है। उसे इतनी रात को काम करते देखकर आरती कहती है, क्या बात है बहू, तूने ही तो बोला था कि छठ मैया के त्योहार की ज्यादा तैयारी नौकर कर सकते हैं, फिर तू इतनी रात गए इन तैयारियों में क्यों लगी है। माँ जी, मैं इस बड़े बंगले की बहू रानी हूँ, इसलिए इस घर की जिम्मेदारियों को संभालना मेरा भी तो काम है ना। और जब आप इस त्योहार को इतनी अहमियत देती हैं, तो आपकी बहू होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। आरती भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि अनामिका भी छठ पर्व की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा खुश थी। और अब अगली सुबह छठ का त्योहार था। अनामिका की तरह आरती भी अब सुबह सुबह तैयार होकर आती है, लेकिन जैसे ही अनामिका ने आरती को छुआ तो उसे तेज बुखार था। ये देखकर अनामिका ने कहा, माँ जी आपको तो बहुत तेज बुखार है, इस बुखार में आप छठ का इतना कठिन व्रत कैसे कर पाएंगी। कोई बात नहीं अनामिका बेटी, शायद शॉपिंग और भाग दौड़ की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई होगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। नहीं माँ जी, ये छठ का पर्व हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, आप ये व्रत मुझे दे दीजिए। आज से इस व्रत का पालन मैं करूंगी, और वैसे भी मुझे भी तो आगे जाकर संतान प्राप्ति के लिए छठी मैया से ये व्रत मांगना ही है।
तो मैं आपसे ही व्रत मांगती हूँ। लेकिन ये बहुत ही कठिन व्रत है मेरी बच्ची, तुम ये व्रत कर भी पाओगी? तुम शुरू से बहुत नाजों से पली बढ़ी हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए ये व्रत रखना आसान होगा। माँ जी, मैंने जो अपने मायके में इतने सालों में रहकर नहीं सीखा, वो सब कुछ मैंने कुछ महीनों में यहाँ सीख लिया है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं ना ही आपके विश्वास में कमी आने दूंगी और ना ही मेरी श्रद्धा में। आप मुझे सब कुछ अच्छे से समझाना और बड़े बंगले की बहुरानी की पहली छठ पूजा में बहुरानी ऐसा व्रत रखेंगी कि हर कोई उसकी तारीफ करेगा। इसके बाद आरती अनामिका को सब कुछ समझाती है कि छठ के व्रत में क्या क्या नियम कानून होते हैं, क्योंकि अनामिका ने इससे पहले छठ का पर्व तो मनाया था लेकिन कभी छठ का व्रत नहीं किया था। और उसके बाद अब अनामिका 3 दिन का कठिन व्रत रखती है। ऐसे ही व्रत पूरा होता है तो अनामिका सूर्यास्त के समय अर्घ्य देती है और सूप लेकर खड़ी होती है और कहती है, हे छठी मैया, हमेशा मेरे परिवार वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमें किसी भी चीज की कोई कमी मत होने देना, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना और मेरे परिवार वालों की सेहत का ध्यान रखना। छठी मैया की जय हो। और तभी आरती अनामिका के पास आई और कहने लगी, आज तूने दिखा दिया मेरी बच्ची कि तू एक सच्ची छठ मैया की भक्त है। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है और तेरे माता पिता को भी तुझ पर उतना ही गर्व होगा। चल अब घर चलते हैं। अब आरती अनामिका को लेकर घर आ जाती है, जिसके बाद अब अनामिका कुछ महीनों के बाद गर्भवती हो जाती है और एक प्यारी सी लड़की को जन्म देती है, जिसका नाम वो कंचन रखते हैं। अब अनामिका को सारी छठ पर्व की तैयारी अच्छे से पता थी और अब से हर साल अनामिका छठ पर्व व्रत रखा करती। ऐसे 10 साल बीत जाते हैं और कंचन एक दिन अपनी माँ अनामिका से सवाल करती है, माँ, मुझे भी छठ मैया का व्रत रखना है, मैं छठ मैया का व्रत कब रख सकती हूँ? अभी तुम बहुत छोटी हो, एक दिन आएगा जब तुम भी किसी बड़े बंगले की बहू बनकर जाओगी और उसके बाद उस परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए तुम भी व्रत रखोगी। लेकिन अभी उसमें बहुत समय है, तब तक तुम हम लोगों को व्रत करते हुए देखो और इस व्रत की महत्वपूर्ण बातों को दिल से समझो मेरी बच्ची। कंचन भी ये सुनकर मुस्कुराने लगती है और इस तरह बड़े बंगले की बहुरानी की पहली छठ पूजा बहुत अच्छे से संपन्न होती है और उसके बाद यही रिवाज उनके घर में हमेशा से चला आता है। पारुल एक गरीब घर की लड़की थी। उसके माता पिता अपाहिज थे। एक रोज एक पंडित उनके घर आता है। आपकी बेटी उस बड़े घर में बहुत खुश रहेगी। मैं तो कहता हूँ झट से शादी के लिए हाँ कर दो। अब ठीक है पंडित जी, लेकिन हम बहुत गरीब हैं, हम दहेज नहीं दे पाएंगे। उसकी चिंता तुम मत करो, उन्हें तो बस सुंदर लड़की चाहिए। इस तरह गरीब घर की लड़की ब्याह कर बड़े घर में आ जाती है। उसके ससुराल में पारुल की जेठानी थी जो बहुत अमीर घर की थी, इसलिए उसकी सास भी अपनी बड़ी बहू की ही बात सुनती थी और गरीब पारुल से सारे घर का काम नौकरानियों की तरह करवाती थी। पारुल का पति दूसरे शहर में नौकरी करता था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो वहां से जो भी पैसे भेजता उसे पारुल की सास कमला और उसकी जेठानी निधि अपने पास ही रख लेती। ऐसे ही समय बीता। कुछ समय बाद पारुल ने एक बेटी को जन्म दिया, जबकि निधि का एक लड़का हुआ। पारुल की बेटी जब 6 साल की हुई तो दोनों सास बहू उससे भी घर का काम लेने लगी। जल्दी जल्दी हाथ चला। ये कैसे हाथ चला रही है? खाने को तो तुझे ढेर सारा चाहिए और काम तुझसे होता नहीं, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। ताई जी, कब से आपके पांव दबा रही हूँ, अब मेरे हाथ भी दुखने लगे हैं। मुझसे जुबान लड़ाई की है? अभी तुझे बताती हूँ। ये कहकर निधि उसकी खूब पिटाई करती है। भाभी भाभी, वो अभी बच्ची है, उसे मत मारिए। आपको जो भी काम करवाना है मुझसे करवा लीजिए। अमीर जेठानी इसी तरह अपनी देवरानी और उसकी बेटी पर अत्याचार करती थी। एक रोज पारुल अपनी जेठानी की साड़ी प्रेस कर रही होती है, जो कि उससे जल जाती है। ये देख निधि बहुत गुस्सा होती है। मेरी नई साड़ी चलाती, पता है पूरे 25,000 की साड़ी लाई थी मैं छठ पूजा पर पहनने के लिए। निकल जा तू अभी के अभी मेरे घर से और अपनी इस मनहूस बेटी को भी ले जा। इसके बाद पारुल अपनी बेटी को लेकर सड़क पर इधर से उधर भटकने लगती है। कुछ दूर चलने पर उसे जंगल में एक झोपड़ी दिखती है, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। उसी जंगल में बांस के पेड़ थे, साथ ही वहां एक खेत था जिसमें गन्ने लगे हुए थे, जिन्हें देख पारुल के मन में ख्याल आता है, कुछ दिन में छठ पूजा आने वाली है,
बाजारों में खूब भीड़ होगी, तो क्यों ना मैं इन बांस का सूप और गन्ने बाजार में जाकर बेचूं। ये अच्छा मौका है थोड़े पैसे कमाने का। दोनों माँ बेटी मिलकर सारी रात बांस का सूप बनाती हैं और अगले दिन वो दोनों गन्ने और सूप उठाकर बाजार में बेचने निकल पड़ती हैं। अरे वाह, ये बांस का सूप तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कितने का दिए? जी 100 रुपए का है। और ये गन्ने? 30 रुपए के। ऐसे ही पारुल थोड़ी कमाई करके पैसे कमाती है, जिससे वो अपना और अपनी बेटी का पेट पालती है। तो वहीं दूसरी तरफ निधि अपनी कार से बाजार में शॉपिंग करने जाती है, जहां से वो छठ पूजा का सामान लेकर घर आती है। ऐसे ही छठ पूजा का दिन भी आ जाता है। गरीब पारुल पूजा का थोड़ा बहुत सामान लाती है और पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करती है। फिर सुबह नदी में खड़ी होकर छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा करती है। तो वहीं अमीर जेठानी अपने घर में बने स्विमिंग पूल में खड़े होकर पूजा करती है। पारुल प्रार्थना करती है, हे छठी मैया, सुना है आपकी पूजा करने से जो मांगो मिलता है। माँ, मेरे पति को जल्दी से हमारे पास भेज दीजिए। मैं अपनी बेटी को अब और दुख में नहीं देख सकती। छठी मैया उसकी मनोकामना पूरी कर देती हैं। अगले दिन पारुल का पति उमेश शहर से वापस लौट आता है। रास्ते में उसकी नजर अपनी बेटी और पत्नी पर जाती है, जिन्हें देख उमेश उनके पास जाता है। ये क्या हालत बना रखी है पारुल तुमने अपनी और मेरी बच्ची पिंकी की? फिर पारुल उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर उमेश को गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर जाता है और अपनी भाभी से कहता है, भाभी, आपने ये ठीक नहीं किया। आखिर क्या जरूरत थी उन दोनों को घर से निकालने की? उस 2 टके की औरत के लिए मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और उसकी हैसियत ही क्या थी? वो तो बस इस घर की नौकरानी जैसी थी। और भूलो मत, तुम्हारे पिताजी ने ये घर गिरवी रखा था तो मेरे पापा ने ही उसे छुड़वाया था, इसलिए ये घर मेरा है, समझे? ठीक है, फिर आपको ये घर और ये प्रॉपर्टी मुबारक हो। जब मेरी पत्नी और बेटी ही इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ पर नहीं रहूंगा। इसके बाद उमेश अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक अलग घर लेकर उनके साथ खुशी खुशी रह